सुप्रभात बच्चों। तो हमने इससे पहले पढ़ा था काव्य पाठ 2 बाक। आज हम पढ़ेंगे अपनी दूसरी पुस्तक कृतिका का पाठ 1। पाठ का नाम है इस जल प्रलय में। इस पाठ के बारे में क्या दे रखा है ये पढ़ लेते हैं एक बार। ऋण जल धन जल नाम से रेणु ने सूखा और बाढ़ पर कुछ अत्यंत मर्मस्पर्शी रिपोर्टार्स लिखे हैं। देखिए बेटा, ये पाठ जो है फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा लिखा गया है और इन्होंने ऋण जल धन जल यानी जल जो है उसका हमें ऋण भी चुकाना है और वो हमारे लिए धन भी है, इस नाम से इन्होंने और भी कई बातें लिखी हैं पानी के बारे में फणीश्वर जी ने। और भी कई इसमें आएंगे जो कि रिपोर्टार्स के रूप में लिखे हैं। जैसे मैं आप लोगों को पहले ही बता रही थी और आपको पिछली कक्षा में बताया गया होगा कि गद्य लिखने की कई विधाएं होती हैं। तो जो रिपोर्ट की तरह चीज़ लिखी जाती है उसको कहते हैं रिपोर्टार्स। मतलब जैसे इसमें बताया है इस जल प्रलय में बाढ़ के बारे में, बाढ़ की विभीषिका का वर्णन किया है इसमें लेखक ने। तो एक रिपोर्ट तैयार की है, तो जो रिपोर्ट तैयार करके लिखा जाता है वो रिपोर्टार्स कहलाता है, जो कि ये पाठ है जिसका एक सुंदर उदाहरण है। ये पाठ जो है रिपोर्टार्स का एक अच्छा उदाहरण है। इस जल प्रलय में इस पाठ में उन्होंने सन 1975 की पटना की प्रलयंकारी बाढ़ का अत्यंत रोमांचक वर्णन किया है। तो इस रिपोर्ट में उन्होंने किस चीज़ का वर्णन किया है? पटना में आई थी सन 1975 में बाढ़ आई थी, जो कि बहुत प्रलयंकारी थी, जिसने बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया था। जन हानि और धन हानि दोनों ही हुई थी उसमें। उसका रोमांचक वर्णन किया है जिसमें वे स्वयं भुक्तभोगी रहे। और क्यों इतना अच्छा वर्णन कर पाए हैं? क्योंकि लेखक उसमें भुक्तभोगी थे, यानी लेखक भी इस बाढ़ में फंसे थे। उन्होंने भी स्वयं बाढ़ को भोगा था। जितने भी उसके कष्ट होते हैं बाढ़ आने पर वो सब उन्होंने भोगे थे। तो लेखक क्योंकि स्वयं भुक्तभोगी थे इसलिए उन्होंने बहुत अच्छे से इसका वर्णन किया है। उस कठिन आपदा के समय की मानवीय विवशता और यातना को रेणु ने शब्दों के माध्यम से साकार किया है। तो इस रिपोर्ट में उन्होंने क्या किया है कि उस समय जब हो रहा था, बाढ़ आ रही थी, तो मानवीय विवशता यानी हर कोई इतना विवश हो रहा था क्योंकि प्राकृतिक आपदा थी, उसके सामने कोई कुछ कर नहीं सकता था। तो जो यातना झेलनी पड़ रही थी सबको, उसको उन्होंने अपने शब्दों का साकार रूप पहनाया है। उन्होंने ऋण जल धन जल पुस्तक में कुत्ते की आवाज़ शीर्षक से पटना की बाढ़ का जो वर्णन किया है उसे जाबिर हुसैन ने ये सारा उसके बारे में बताया। उससे आगे उन्होंने क्या लिखा है, तो हमने पाठ के बारे में पढ़ लिया कि इस पाठ में उन्होंने पटना की बाढ़ का वर्णन किया है। अब देखते हैं पाठ जिसका नाम है इस जल प्रलय में। जल प्रलय यानी जल के द्वारा लाई गई प्रलय, जो कि प्राकृतिक आपदा थी, उसके विषय में बताया है। देखिए पाठ। मेरा गांव ऐसे इलाके में है जहां हर साल पश्चिम पूर्व और दक्षिण की कोसी, पनार, महानंदा और गंगा की बाढ़ से पीड़ित प्राणियों के समूह आकर पनाह लेते हैं। लेखक कह रहे हैं कि मैं जहां रहता हूं वो इलाका ऐसा है कि जहां पर जिसके आसपास के इलाकों में बाढ़ आती है और जब वहां बाढ़ आती है तो वहां के लोग हमारे इलाके में आकर वहां पर पनाह लेते हैं, यानी वहां पर आकर आसरा ढूंढते हैं, वहां पर शरण लेते हैं। सावन भादों में ट्रेन की खिड़कियों से विशाल और सपाट परती पर गाय, बैल, भैंस, बकरों के हजारों झुंड मुंड देखकर ही लोग बाढ़ की विभीषिका का अंदाज़ा लगाते हैं। और कह रहे हैं कि जब उन इलाकों से ट्रेन में जाने वाले यात्री देखते हैं कि जो विशाल मैदान होते हैं वहाँ पर किस तरह से जानवरों के झुंड जो है एक साथ बाढ़ की विभीषिका से बचने के लिए भागते हैं, तो इसको देखकर अंदाज़ा लगा लेते हैं कि बाढ़ जो आई है वो कितनी ज़्यादा विनाशकारी हो सकती है। पर्ती क्षेत्र में जन्म लेने के कारण अपने गांव के अधिकांश लोगों की तरह मैं भी तैरना नहीं जानता। पर्ती क्षेत्र मतलब प्लेन एरिया जो होते हैं, पठार जो होता है, उसके बारे में बताया है कि मैंने ऐसे जगह में जन्म लिया है जहाँ पर ना तो नदियाँ हैं ना ज़्यादा कुछ नहीं है, पानी का इतना ज़्यादा नहीं है डर। तो मैं खुद तैरना नहीं आता, क्योंकि जो लोग नदियों के आसपास रहते हैं वो तैरना सीखते ही हैं, लेकिन मैंने तैरना नहीं सीखा क्योंकि मुझे इस बात का डर नहीं था। किंतु 10 वर्ष की उम्र से पिछले साल तक बॉय स्काउट, स्वयंसेवक, राजनीतिक कार्यकर्ता अथवा रिलीफ वर्कर की हैसियत से बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों में काम करता रहा हूँ। लेकिन जब मैं 10 साल का हुआ तो मैंने स्कूल में भी स्काउट में मैंने भाग लिया, और इसके अलावा जब भी कहीं बाढ़ आती है तो मैं एक वहाँ पर रिलीफ वर्कर के रूप में जाता रहता हूँ। तो बहुत ऐसे क्षेत्रों में काम करता हूँ, तो इसलिए मुझे थोड़ा तैरना वगैरह ये सब आ गया और मुझे बाढ़ के जगह का थोड़ा अंदाज़ा भी हो गया। और लिखने की बात, हाई स्कूल में बाढ़ पर लेख लिखकर प्रथम पुरस्कार पाने से लेकर धर्मयुग में कथा दशक के अंतर्गत बाढ़ की पुरानी
कहानी को नए पाठ के साथ प्रस्तुत कर चुका हूँ। वो कह रहे हैं कि मैं लिखने का शौक़ बचपन से ही था। मैंने बाढ़ से संबंधित कई निबंध भी लिखे जिस पर कि मुझे पुरस्कार भी मिले। जय गंगा, डायन कोसी, ये सभी उन्होंने अपने पाठ बताया है, अपने लेखों के बारे में बताया है। मेरे कई उपन्यासों में बाढ़ की विनाश लीलाओं के अनेक चित्र अंकित हुए हैं। कह रहे हैं कि मैंने बहुत से ऐसे उपन्यास लिखे हैं। उपन्यास में मैंने आपको बताया गद्य लिखने की विधा होती है जिसमें कि एक ही कहानी को बहुत बड़े रूप में, विस्तृत रूप में लिखा जाता है। तो कह रहे हैं कि मैंने कई उपन्यास लिखे हैं जिसमें कि बाढ़ की विनाश लीलाओं का मैंने वर्णन किया है। किंतु गाँव में रहते हुए बाढ़ से घिरने, बहने, भसने और भोगने का अनुभव कभी नहीं हुआ। तो कह रहे लिखने की बात तो अलग होती है, मैंने लिखा बहुत है लेकिन कभी इसको जिया नहीं। यानी गांव में रहते हुए, जहाँ पर बाढ़ आई है उसी जगह पर रहते हुए बाढ़ से घिरने, उसमें बहने और उसे भोगने का अनुभव मुझे कभी नहीं हुआ था। वह तो पटना शहर में सन 1967 में ही हुआ। तो कह रहे हैं ये तो मुझे पटना में सब पहली बार बाढ़ आई थी 1967 में, तभी मुझे इस बात का अनुभव हुआ जब 18 घंटे की अविराम वृष्टि के कारण पुनपुन का पानी राजेंद्र नगर, कंकड़बाग तथा अन्य निचले हिस्सों में घुस आया था। तो क्या हुआ था, कैसे बाढ़ आ गई थी? वहाँ पर एक नदी है जिसका नाम है पुनपुन नदी। और क्या हुआ था, 18 घंटे की अविराम वृष्टि, 18 घंटे मतलब 18 आवर्स, अविराम मतलब बिना रुके हुए, वृष्टि यानी बारिश। जब बिना रुके 18 घंटे तक बहुत तेज़ बारिश हुई और पुनपुन नदी का पानी जो था वो आसपास के इलाकों में घुसने लगा, तब बाढ़ के हालात पैदा हुए। अर्थात बाढ़ को मैंने भोगा है शहरी आदमी की हैसियत से। तो उस समय मैंने पहली बार बाढ़ को भोगा था एक सामान्य मनुष्य की हैसियत से। इसीलिए इस बार जब बाढ़ का पानी प्रवेश करने लगा, पटना का पश्चिमी इलाका छाती भर पानी में डूब गया, तो हम घर में ईंधन, आलू, मोमबत्ती, दिया सलाई, पीने का पानी और कंपोस्ट की गोलियां जमा कर बैठ गए और प्रतीक्षा करने लगे। तो ये बताया उन्होंने 1967 की बात है, एक बार भोग चुके हैं। तो जब इस बार 1975 में जो बताया है, जब बाढ़ आई, तो इस समय जब हमें लगा कि बाढ़ आने के आसार हो रहे हैं, तो हमने अपना पूरा इंतज़ाम कर लिया। जो भी चीज़ें आवश्यक होती हैं घर के लिए, आलू, ईंधन, ये ईंधन मतलब होता है फ्यूल, मतलब घर में किस तरह से खाना बनाया जाए जला के। आजकल तो गैस होती हैं, पहले जो स्टोव वगैरह होते थे, लकड़ी, कोयला, स्टोव जलाने के लिए तेल वगैरह, मिट्टी का तेल होता था, वो सब उन्होंने इकट्ठे किए। आलू इसलिए क्योंकि बाकी सब्जियां तो ख़राब भी हो जाती जल्दी, आलू कई दिन चल सकते हैं। मोमबत्ती क्योंकि बाढ़ जब आएगी तो वैसे भी पिछले समय में लाइट बहुत जाती थी, लेकिन बाढ़ के समय में तो कोई भरोसा ही नहीं है, एक बार चली गई तो कब आएगी। तो मोमबत्ती बहुत आवश्यक थी, दिया सलाई यानी माचिस की बहुत आवश्यकता पड़ती। तो ये सारी चीज़ें जो कि आवश्यक होती है उन सबको इकट्ठा करके प्रतीक्षा करने लगे कि चलो बाढ़ आएगी तो हम उससे निपटने के लिए तैयार हैं। सुबह सुना राजभवन और मुख्यमंत्री निवास प्लावित हो गया। कह रहे हैं कि जब हम प्रतीक्षा करने लगे, रात को तो कुछ नहीं हुआ, सुबह हमें पता चला कि पटना का राजभवन और मुख्यमंत्री निवास जो है जल में प्लावित यानी जल में डूब गया, पानी भर गया वहाँ पर। दोपहर में सूचना मिली गोलघर जल से घिर गया, यानी एक एक करके सूचना आती जा रही थी कि अब यहाँ तक पानी आ गया, वहाँ तक आ गया, ये सारी बातें चल रही थी। और 5 बजे जब कॉफ़ी हाउस जाने के लिए निकला तो रिक्शे वाले ने हंसकर कहा, अब कहाँ जाइएगा, काफ़ी हाउस में तो अगले पानी आ गया होगा। और कह रहे हैं कि और इलाकों में पानी आने की संभावना थी। तो मैंने मन बनाया कि चलो देख कर आते हैं। रिक्शे वाले से पूछा कि चलोगे, तो उसने कहा आप क्या करोगे कॉफ़ी हाउस जाके, वहाँ तो अब तक पानी आ गया होगा। चलो पानी कैसे घुस आया है वही देखना है। लेखक थे तो बात बनाने में माहिर थे, उन्होंने कहा ठीक है, यही देखने जाना है कि पानी किस तरह से आया है। कहकर हम रिक्शा पर बैठ गए। साथ में नई कविता के एक विशेषज्ञ व्याख्याता आचार्य कवि मित्र थे। कह रहे कि मैं अकेला नहीं था, मेरे एक मित्र भी मेरे साथ थे, जो मेरी अनवरत, अनगढ़ गद्य में स्वगोक्तियों के कभी बोर नहीं होते। धन्य। कह रहे कि ऐसे मेरे मित्र थे जो मेरे साथ रहकर कभी बोर नहीं होते, और जो कुछ मैं लिखता हूँ उल्टा सीधा उसको पढ़कर भी खुश होते हैं। ऐसे एक मित्र मेरे साथ में थे। मोटर, स्कूटर, ट्रैक्टर, मोटरसाइकिल, ट्रक, टमटम, साइकिल, रिक्शा पर और पैदल लोग पानी देखने जा रहे हैं। कह रहे हैं कि पूरी सड़क इसी चीज़ों से भरी हुई थी कि जिसको जो साधन मिल रहा था उस पर चढ़कर बाढ़ का पानी देखने जा रहे थे। लोग पानी देखकर लौट रहे हैं और कुछ लोग लौट कर आ रहे थे, यानी सड़कें भरी हुई थी। देखने वालों की आंखों में जुबान पर एक ही जिज्ञासा, पानी कहाँ तक आ गया है। और आपस की जो बातें चल रही थी बस वही बातें हो रही थी कि पानी किस इलाके तक आ गया है, कहाँ तक आ गया, कहाँ और आने वाला है। देखकर लौटते हुए लोगों की बातचीत, फ्रेज़र रोड पर आ गया, क्या पार कर गया,
श्री कृष्णापुरी, पाटलिपुत्र कॉलोनी, बोरिंग रोड, यानी वहाँ के जो इलाके थे उसके बारे में बात हो रही थी कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे थे पानी के बढ़ने की खबर भी हमें सुनाई देती जा रही थी। इंडस्ट्रियल एरिया का कहीं पता नहीं, अब भट्टाचार्य रोड पर पानी आ गया होगा, छाती भर पानी है, वीमेंस कॉलेज के पास डुबाडुब पानी है, आ रहा है, आ गया, घुस गया, डूब गया, बह गया, मतलब जो कुछ बातें हो रही थी सब पानी से संबंधित हो रही थी कि बाढ़ का पानी कहाँ तक आ गया है। हम सब कॉफ़ी हाउस के पास पहुँचे, कॉफ़ी हाउस बंद कर दिया गया था। लेखक कह रहे हैं कि हम कॉफ़ी हाउस पर पहुँचे लेकिन पानी के कारण उसको बंद कर दिया गया था। सड़क के एक किनारे पर मोटी डोरी की शक्ल में गेरुआ झाग फैन में उलझा पानी तेज़ी से सरकता आ रहा था। कह रहे हमने वहाँ से देखा कि पानी ऐसे आ रहा था मानो, मतलब पानी जो गंदा पानी हो ही जाता मिट्टी के कारण, तो कहा है गेरुआ रंग का, और फैन में उलझा, पानी की जो गति थी बहने की बहुत थी, तो ऐसा लग रहा था झाग बन रहे हैं, और किनारा उसका देखकर ऐसा लग रहा था मानो मोटी सी रस्सी है जो उसके किनारे पर जो उसको आगे सरकाती हुई ला रही है। मैंने कहा आचार्य जी आगे जाने की ज़रूरत नहीं, वो देखिए आ रहा है मृत्यु का तरल दूत। लेखक ने अपने मित्र से कहा कि अब आगे पानी को देखने जाने की आवश्यकता नहीं है, देखो पानी यहाँ आ रहा है। और लेखक ने अपनी शब्दों को दूसरी तरह से प्रयोग करते हुए कहा कि देखो मृत्यु का तरल दूत आ रहा है। क्यों कहा है मृत्यु का तरल दूत? क्योंकि पानी जो बाढ़ का पानी होता है विनाशकारी होता ही है, कई लोगों की जान ले लेता है, और तरल यानी लिक्विड वो होता ही है, तो इसलिए उन्होंने कहा कि देखो मृत्यु का तरल रूप, यानी मृत्यु लेने के लिए वो तरल रूप बनाकर बाढ़ का पानी इधर की तरफ ही आ रहा है। आतंक के मारे मेरे दोनों हाथ बरबस जुड़ गए और सब है प्रणाम निवेदन में मेरे मुंह से कुछ अस्फुट शब्द निकले। कह रहे कि मैं एकदम डर गया और भगवान को याद करने लगा। मैंने दोनों हाथ जोड़ लिए और भय के कारण मैंने भगवान से मन ही मन प्रार्थना की, कुछ अस्फुट शब्द यानी मन ही मन में, जो कि एकदम साफ सुनाई नहीं दिए, ऐसे मैंने भगवान से प्रार्थना की। हाँ, मैं बहुत कायर और डरपोक हूँ। लेखक यहाँ पर ये बात स्वीकार कर रहे हैं कि मैं खतरों से बहुत जल्दी डर जाता हूँ। ये बात स्वीकार करने में मुझे कोई शर्म नहीं आ रही कि मैं कायर और डरपोक हूँ। रिक्शा वाला बहादुर है, कहता है चलिए ना थोड़ा और आगे। कह रहे हैं कि रिक्शे वाले को मज़ा आ रहा था, वो कहता है कि चलो थोड़ा और आगे चल के देख के आते हैं पानी कैसा है। भीड़ का एक आदमी बोला, ए रिक्शा करंट बहुत तेज़ है। तो भीड़ में से एक आदमी बोला, ए रिक्शे वाले आगे मत जाना, करंट बहुत तेज़ है। करंट मतलब पानी का बहाव बहुत तेज़ है, आगे मत जाओ क्योंकि बहाव इतना तेज़ है कि तुम्हें भी बहा कर ले जाएगा। मैंने रिक्शे वाले से अनुनय भरे शब्द में कहा, लौटा ले भैया, आगे बढ़ने की ज़रूरत नहीं। लेखक कह रहे हैं कि मैं तो डर गया जल्दी ही, और मैंने उससे अनुनय यानी विनय करते हुए कहा कि भैया लौट के चलो, आगे बढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, हमें नहीं देखना। रिक्शा मोड़कर हम अप्सरा सिनेमा हॉल के बगल से गांधी मैदान की ओर चले। कह रहे हमने रिक्शा मुड़वा लिया और दूसरे इलाके की तरफ से हम आने लगे। पैलेस होटल और इंडियन एयरलाइंस दफ्तर के सामने पानी भर रहा था। पानी की तेज़ धारा पर लाल हरे नियन विज्ञापनों की परछाइयाँ सैकड़ों रंगीन सांपों की सृष्टि कर रही थी। कह रहे हैं कि पानी पूरी सड़कों पर भर गया था और पानी के ऊपर के अंदर जो सड़क के किनारे होर्डिंग लगे हुए थे उसकी जो परछाई पड़ रही थी वो ऐसे लग रही थी मानो हज़ारों सांप पानी में दौड़ रहे हैं। उसका प्रतिबिंब दिखाई दे रहा था उन पोस्टरों का या जो विज्ञापनों का, तो ऐसा लग रहा था मानो सारे पानी क्योंकि हिल रहा था तो सारे विज्ञापन की जो परछाइयाँ ऐसी लग रही थी मानो कई सांप हैं जो कि पानी में तैर रहे हैं। गांधी मैदान की रेलिंग के सहारे हज़ारों लोग खड़े देख रहे थे। गांधी मैदान थोड़ा ऊंचा इलाका था जहाँ पर कि लोग खड़े हुए थे और पानी की विभीषिका को वहीं से देख रहे थे। दशहरा के दिन रामलीला के राम के रथ की प्रतीक्षा में जितने लोग रहते हैं उससे कम नहीं थे। कह रहे इतनी भीड़ थी वहाँ पर, जिस तरह से कोई मेला दशहरे का मेला वगैरह होता है उस समय जो भीड़ रहती है उससे कम भीड़ नहीं थी। गांधी मैदान के आनंद उत्सव, सभा सम्मेलन और खेलकूद की सारी स्मृतियों पर धीरे धीरे एक गैरिक आवरण आच्छादित हो रहा था। कह रही कि जो उस एरिया की जो पुरानी यादें थी कि वहाँ पर मेला लगता था, वहाँ पर और भी सम्मेलन वगैरह होते थे, उस पर आज ऐसा लग रहा था मानो गैरिक यानी गेरुआ रंग का आच्छादन यानी पर्दा पड़ रहा था। क्योंकि पुरानी यादें थी गांधी मैदान की जहाँ पर सारे सम्मेलन वगैरह होते थे शहर के, लेकिन आज उसके ऊपर गेरुआ रंग का पर्दा पड़ रहा था। पानी आकर उस सारी यादों को धूमिल कर रहा था। हरियाली पर शने शने पानी फिरते देखने का अनुभव सर्वथा नया था, और जो पेड़ वेड़ लगे हुए थे उस पर भी आज कैसे पानी फिर रहा था, शने शने मतलब धीरे धीरे कैसे पानी उस पर फिर रहा था, ये अनुभव मैंने आज पहली बार किया था। इसी बीच एक अधेड़ मुस्तैद और गंवार जोर जोर से बोल उठा,
ई जब दानापुर डूब रहा था तो पटनिया बाबू लोग उलटकर देखने भी नहीं आए, अब पूछो। तो कह रहे हैं कि एक बार हम लोग ये सब देख ही रहे थे कि वहाँ पर एक आदमी खड़ा हुआ था जो कि गंवार लग रहा था अपनी भाषा से भी और वेशभूषा से भी। उसने कहा कि क्या कहने लगा वो, ई जब दानापुर डूब रहा था तो पटनिया बाबू लोग उलटकर देखने भी नहीं आए। अपनी वहाँ की क्षेत्रीय भाषा में बोला कि जब